तो हम डायग्नोस कैसे करते हैं, हम कैसे जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो मसल लूज हो गई है या मसल कट गई है, कितना प्रेशर बन रहा है, कितनी ज़्यादा रोकने की क्षमता कम हो गई है। इसके लिए कुछ टेस्ट्स आती है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। ज़्यादातर चीज़ें हम अच्छी हिस्ट्री लेने से डायग्नोस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली तकलीफ़ क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्या चीज़ के बाद तकलीफ़ शुरू हुई, कितनी बार हमको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, टॉयलेट का कंसिस्टेंसी कैसा रहता है, हमको जोर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। दूसरा, एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि उंगली द्वारा जो जांच की जाती है उसमें काफ़ी तौर पर हमको अंदाज़ा आ जाता है कि टॉयलेट के रास्ते का प्रेशर कितना है, मसल्स कितनी हमारी उंगली के अराउंड टाइट हो रही है, अगर हम दबाने बोलते हैं तो कितना प्रेशर ये लोग दे पा रहे हैं, साथ साथ मल मार्ग का कुछ हिस्सा बाहर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, जिसे प्रोलैप्स कहा जाता है। काफ़ी बार इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रोलैप्स की भी संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमको मालूम पड़ सकती है। उसके बाद जो हमको जांचें करनी है उसमें सबसे पहले आता है एमआरआई। एमआरआई एक्चुअली हमको ये दर्शाता है कि मसल्स किस प्रकार से काम कर रही है और क्यों पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है। नॉर्मल व्यक्ति में, जैसे मैंने कहा, एक एस शेप बना रहता है। जो डायरेक्शन है ये रास्ते का, ये टुवर्ड्स द ब्लैडर है, ये पेशाब की थैली है, ये टॉयलेट का रास्ता है। तो इस दिशा में ये एस बन रहा है और इसलिए ये पेशेंट कभी अचानक से स्टूल पास नहीं करेगा। बट जिस पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस डेवलप हुआ है उसमें आप देख सकते हैं ये टॉयलेट का रास्ता है और ऑलमोस्ट सीधे यहाँ पे खुल रहा है। तो जो प्यूबोरेक्टैलिस मसल इसको खींच के रख रही थी, वो मसल लूज होने के कारण ये जो डायरेक्शन ऑफ टॉयलेट है वो ऐसा हो गया है। इसीलिए ये पेशेंट टॉयलेट रोकने में इसको दिक्कत आएगी। दूसरा जो मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे थे, ये टॉयलेट का रास्ता है और इसके अराउंड ये बहुत अच्छी सर्कुलर मसल्स है और ये एक हेल्दी नॉर्मल व्यक्ति है जिसमें अच्छा खासा ताकत है इस मसल्स में। अब आते हैं ये व्यक्ति में, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मसल का थिकनेस बहुत अच्छा है बट यहाँ पे वो कमज़ोर हो रही है। ये जो बल्क है ये बहुत कम हो गया है। तो डेफिनेटली किस ना किस कारणवश इस व्यक्ति के मसल्स वीक हो गई है या वहाँ पे पार्शियल डिफेक्ट हो गया है। ऐसे व्यक्तियों में अगेन टॉयलेट रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एमआरआई ये सारा क्लियर करता है कि एग्जैक्टली ये मसल में प्रॉब्लम है, ऊपर प्यूबोरेक्टैलिस में प्रॉब्लम है, कैसे वो स्नायु काम कर रहे हैं। एमआरआई का एक स्पेशल प्रकार आता है जिसे एमआर डिफिकोग्राफी कहा जाता है। उसमें पेशेंट को दवा पिलाने के या दवा चढ़ाने के बाद टॉयलेट करने बोला जाता है और उस समय कंटिन्यूसली स्कैन लिया जाता है कि जब वो प्रेशर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली मस्कुलर चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये शेप कैसा चेंज होते जा रहा है और एक डायनामिक इमेज हमको मिलता है, यानी चलता हुआ चित्र हमको मिलता है और हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली वो जब जोर कर रहा है तो शरीर में क्या क्या घटनाएं घट रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, एमआरआई के बाद एक और तपास आती है जिसे मैनोमेट्री कहा जाता है। मैनोमेट्री का सिंपल मतलब है कि प्रेशर का मेजरमेंट। तो इसमें एक वायर डाला जाता है जिस पर अलग अलग प्रेशर के सेंसर्स होते हैं। तो ये वायर अंदर डालने के बाद एक बलून फुलाया जाता है और पेशेंट को जोर करने बोला जाता है। अलग अलग मैन्यूअर्स रहते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स रहती है जो उनको कही जाती है और उस समय इन प्रेशर सेंसर्स के द्वारा कंप्यूटर पर एक इमेज बनता है। उस इमेज में हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना प्रेशर पेशेंट बना रहा है, कौन से जगह पर प्रेशर ज़्यादा है, कौन सी जगहों पर कम है तो कितना कम है और फिर इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हम समझ गए एक शॉर्ट में कि इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, टॉयलेट को कंट्रोल ना कर पाना क्या होता है, क्यों होता है और उसकी जांच हम कैसे करते हैं। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके दो पहलू हैं, एक तो मेडिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दवाइयाँ या फिर कुछ ऐसी प्रोसीजर्स जिसमें सर्जरी नहीं करनी है पर से, बट हम पेशेंट को कुछ सुधार दे सकते हैं। सबसे पहले आता है डाइट। डाइट का इनकॉन्टिनेंस में बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी व्यक्ति को पानी जैसा या जुलाब जैसा संडास हो रहा है तो ऑब्वियसली कंट्रोल भी कम है, टॉयलेट भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में टॉयलेट रोकना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर
टॉयलेट बंधारण से आ रहा है, अगर बांधा हुआ टॉयलेट आ रहा है, जमा हुआ टॉयलेट आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस की मात्रा कम होगी, उसको बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा और जब जाएगा तब एक ही साथ सब कुछ साफ होगा। तो इसके लिए डाइट में हमको ऐसी चीज़ें देनी है जिससे कि टॉयलेट बल्क में आए। तो इसमें सबसे ज़रूरी है हाई फाइबर डाइट। जो फाइबर रहते हैं, जो कि हमको कच्चे सलाद से मिलते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स से मिलते हैं, ये फाइबर जो है टॉयलेट को बांध के नीचे लाते हैं। सो एक बल्कि टॉयलेट पेशेंट को होता है, इसलिए बार बार दिन में उसको टॉयलेट करने नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर हम अच्छा खासा फाइबर डाइट पेशेंट को दे सकते हैं और इस डाइट से ही इनकॉन्टिनेंस की मात्रा कम हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड थिंग, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। अगर डाइट में बल्क हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से बल्क फॉर्मिंग एजेंट आते हैं। सबसे कॉमन है इसबगुल। इस्पगुला आपने सुना होगा, उसका हस आता है या उसका पाउडर आता है, कोई भी किराना दुकान पे आपको वो मिल जाएगा। इट्स अ फाइबर और उसका ब्लड का मात्रा हमेशा ज़ीरो रहता है, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो जितना हम मुंह से लेते हैं उतना ही टॉयलेट में निकल जाता है दूसरे दिन, कुछ भी हमारे शरीर में नहीं जाता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बिकॉज हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसका प्रैक्टिकली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आजीवन भी अगर कोई व्यक्ति इसबगुल यूज़ कर रहा हो तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये इसबगुल जो है ये खाने के बाद अंदर फूल जाता है और अपने साथ साथ पूरी टॉयलेट नीचे लेकर आता है। तो इट्स अ बल्क फॉर्मिंग एजेंट और उससे पेट भी साफ रहता है और बार बार टूल नहीं जाना पड़ता है। सो डाइट के अलावा इसका भी बहुत बड़ा रोल है इनकॉन्टिनेंस में। तीसरी चीज़ है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि हम पेल्विस माने कि जो पेशाब का रास्ता है और टॉयलेट का रास्ता है उसके अराउंड ये जो सारी मसल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उन मसल्स की एक्सरसाइज। जैसे हम जिम जाते हैं और बाइसेप्स बनाने के लिए डंबल्स उठाते हैं, उसी प्रकार से ये कीगल्स एक्सरसाइज इन सारे मसल्स को स्ट्रेंथन करती है और इससे वो मसल्स का ग्रोथ होता है, शायद इनकॉन्टिनेंस में हमको सुधार मिले। इसके लिए इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं एक और वीडियो सिर्फ बनाऊंगा जिसमें कीगल्स एक्सरसाइज आपको सिखाया जाएगा। वैसे भी बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। उम्र के हिसाब से, हमारी मोशन के हिसाब से, यानी कोई अगर बुज़ुर्ग व्यक्ति है और वो बैठ नहीं सकते हैं तो खड़े खड़े या लेटे लेटे कैसे ये एक्सरसाइज की जाती है, इसके तरह तरह के वेरिएशंस अवेलेबल है। वो करने से धीरे धीरे हमको इनकॉन्टिनेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, बट इट टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंसी। आप अगर रोज़ाना अच्छी तरह से वो एक्सरसाइज कर पाते हैं तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको डेफिनेटली धीरे धीरे डिफरेंस पा पाएंगे। फिर आता है सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन। बेसिकली ये थोड़ा एडवांस प्रोसीजर है। इन जो मसल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, नीचे की जो सर्कुलर मसल्स है और ऊपर की जो स्लिंग वाली मसल है प्यूबोरेक्टालिस, इन मसल्स में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स डाल के उधर नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट बर्स्ट वहाँ पे दिया जाता है जिससे कि जो मसल है वो स्टिमुलेट हो, वो अचानक से कड़क हो जाए। और ये कड़क कर करके बेसिकली हम उस मसल का एक्टिविटी जो है या जो मोशन है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कीगल्स एक्सरसाइज, बट हम बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो अगेन सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला है अगर हम वो रेगुलरली करते हैं तो। बट अगेन इट्स अ प्रोसीजर, उसका चार्ज भी रहता है और मल्टीपल सिटिंग्स हमको उसके करने पड़ते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं तो शायद हमको सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन तक नहीं जाना पड़े। 5वीं चीज़ है एनल प्लग्स। नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी कॉमन, बट फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन पॉपुलेशन से ज़्यादा कॉमन है। कुछ ऐसी डिवाइसेस आती है जो आप वहाँ पे लगा सकते हैं एज अ प्लग, और जब आप चाहे, आपको लगता है कि बहुत सारा बिल्डअप हो गया है या बहुत आपके पेट में बेचैनी हो रही है और टॉयलेट होने वाला है, तो यू कैन जस्ट गो टू द वॉशरूम, आप उसको निकाल सकते हैं और टॉयलेट हो जाएगी। सो ये एक स्टॉप नॉच तरीका है। अगर ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है तो मे बी इससे आप टेम्पररी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन ला सकते हैं। या मे बी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, कहीं पे जा रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई ऐसी चीज़ें जो दवाई या नॉन सर्जिकल मेथड्स है जिससे कि हम इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अब आते हैं सर्जरीज़ पे कि किस प्रकार की सर्जरीज़ मौजूद है जिससे कि हम इस बीमारी को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि जो ऊपर वाली स्लिंग वाली मसल थी उसको कैसे रिपेयर किया जाए। तो किसी कारणवश वो स्लिंग जो है वो लूज़ हो गया है और जो एंगल एस बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, तो हम आर्टिफिशियली वो स्लिंग वापस बनाएंगे, वो उस मसल को आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन करेंगे। तो ऐसे किया जाता है। ये वो हड्डी है जहाँ से मसल निकल रहा था और ये हमारा टॉयलेट का रास्ता है। तो बेसिकली यहाँ से धागे से एक जाली, जिसे मेश कहा जाता है, आपने सुना होगा कि हर्निया सर्जरीज या सारन गांठ की जो सर्जरीज होती है उसमें मेश डाली जाती है, जाली डाली जाती है। तो इस मसल को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हम जाली यहाँ पे बिछाकर उसको खींच के इस बोन के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो अगेन आर्टिफिशियली जो कुदरती रास्ता रहता है वैसा एंगुलेशन हम इस स्लिंग की वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे भी इनकॉन्टिनेंस की मात्रा कम होगी। इसे प्यूबोरेक्टाइलिस स्लिंग ऑपरेशन कहा जाता है। ये नीचे से भी किया जाता है, ऊपर से भी किया जाता है। सारों के मिक्स्ड रिजल्ट्स है। इट डिपेंड्स कि सर्जरी कहाँ पर हो रही है, उन सर्जन ने ये काम कितनी बार किया है, और इसके बावजूद बाद में जो ऑपरेशन के बाद डाइट, एक्सरसाइज, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो पेशेंट कितनी हद तक फॉलो कर रहा है। बट डेफिनेटली अगर अच्छे से किया जाए और पेशेंट का फॉलोअप अच्छा रहे तो ये सर्जरी से डेफिनेटली इनकॉन्टिनेंस में फ़ायदा हो सकता है। सेकेंड थिंग, जो नीचे की मसल्स है अगर वो टीयर हुई हो, जैसे हम गर्भवती महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, या किसी को अगर किसी एक्सीडेंट के कारण वहाँ पे मसल फट गया हो, तो ऐसे मसल्स पे फॉर एग्जांपल इतना ये डिफेक्ट है, ये सारी मसल अच्छी है पर एक जगह पर डिफेक्ट है, तो अगर ये मसल का बल्क अच्छा है तो हम एक दूसरे के ऊपर इसको लाकर ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ये गोल है, यहाँ पे डिफेक्ट है, इसको अगर हम ऐसे ला दें तो एक ओवरलैप हो जाएगा और इस रैप को हम रिपेयर करके फिक्स कर सकते हैं। तो इससे भी टॉयलेट का रास्ता थोड़ा सिकुड़ जाएगा और अपने आप टॉयलेट नहीं होगी। थोड़े दिन अगर इसको हम अच्छा रखते हैं और पेशेंट को जोर नहीं करना पड़ता है तो ये हमेशा के लिए अच्छा रिपेयर हो जाता है। इसे स्फिंक्टर रिपेयर कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेसिलोप्लास्टी, ग्रेसिलिस नाम की एक मसल हमारी जांघ में मौजूद होती है जो हमारे ये हिस्से से नीचे तक जाती है। तो अगर हम ये मसल का इस्तेमाल करके, ये नॉर्मली ऐसे जाती है, अगर इसका इस्तेमाल करके हम इसको मोड़ कर यहाँ पर आकर ऐसा गोल बना सकते हैं, तो अगेन जो स्फिंक्टर लूज़ हो गया है, वीक हो गया है, वहाँ की मसल्स कट गई है या लूज़ हो गई है, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ये मसल के द्वारा। ये ऑपरेशन करने से थाई मूवमेंट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारे टॉयलेट का कंट्रोल डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों में ग्रेसिलोप्लास्टी, जो कि पिछले 10 साल में इसका प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ग्रेसिलोप्लास्टी एक बहुत अच्छी सर्जरी है जो कि हम इस बीमारी में कर सकते हैं। लास्ट में अगर स्फिंक्टर रिपेयर पॉसिबल नहीं है, ग्रेसिलोप्लास्टी नहीं कर पा रहे हैं या फेल हुआ है, स्टिमुलेशन या डाइट या अलग अलग प्रकार के बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर हम वो प्यूबोरेक्टाइलिस स्लिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन है कि हम कोलोस्टोमी बनाएं, यानी कि मल मार्ग हम यहाँ पर पेट पर बाहर निकालें और उस पर एक बैग चढ़ाएं। बहुत सारे लोग परमानेंट स्टोमा लेकर इस दुनिया में अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, वो अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं, अपना डेली एक्टिविटी, रूटीन वर्क सब कर सकते हैं, फैमिली टाइम उनका वैसा का वैसा रहता है, जो चीज़ें वो पहले करते थे, जो खाना वो पहले खाते थे, वो सब वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। कैंसर के पेशेंट्स में काफ़ी बार हमको परमानेंट स्टोमा बनाना पड़ता है। ऐसे ही इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स भी, जिनमें बाकी कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं काम कर रही है, तो कोलोस्टोमी इज़ नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। तो इसके बारे में ज़रूर हमने एक बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने शॉर्ट में डिस्कस किया कि फीकल इनकॉन्टिनेंस यानी कि टॉयलेट को न रोक पाना, इस बीमारी में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसको हम किस प्रकार से जांच करते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, दवाइयों से लेकर डाइट से लेकर अलग अलग प्रकार के सर्जरीज तक। अगर आपको इस विषय पर और भी सवाल हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।